नमस्कार दोस्तों। आज हम एल टी फूड्स लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। एल टी फूड्स लिमिटेड ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 13,000 करोड़ का है और ये कंपनी फेमस है बासमती चावल बनाने के लिए, राइट। तो अगर आपने दावत ब्रांड का नाम सुना होगा तो काफ़ी फेमस ब्रांड है इंडियन मार्केट में। 30% मार्केट शेयर है दावत ब्रांड का इंडियन मार्केट में। तो ये एल टी फूड्स जो ये कंपनी है वो दावत ब्रांड बनाती है, राइट। तो इस कंपनी को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत रिसेंटली 2 ब्रोकरेजेस ने इसके ऊपर एक बाय कॉल दिया है। तो समझना था कि क्या लॉजिक है, क्या राशनल है इसके पीछे, राइट। तो अगर आप पिछले 4 क्वार्टर्स का सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो सिर्फ 11% है। पिछले 3 साल का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो सिर्फ 18% है। नॉर्मली हम 25% सेल्स ग्रोथ की कंपनीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस फिल्टर पे तो ये पॉजिटिव नहीं है। बट हम ये देख सकते हैं कि अगले 2 से 3 साल तक क्या 25% सेल्स ग्रोथ का कोई चांस है या कोई प्रिडिक्टेबिलिटी है या नहीं। तो कंपनी के कमेंट्री या फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री और उनके कॉन कॉल्स समझने के बाद, उनके पीपीटीज को पढ़ने के बाद ये समझ में आया है कि इस बिज़नेस में 3 ट्रिगर्स हैं। इस सेल्स ग्रोथ में 3 ट्रिगर्स है। एक डोमेस्टिक है, दूसरा एक्सपोर्ट है और तीसरा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। तो पहला जो है डोमेस्टिक, तो अगर आप डोमेस्टिक मार्केट देखें उसमें बासमती राइस मार्केट जो है वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और उसके टॉप 4 प्लेयर्स जो है उनका मार्केट शेयर करीबन 90% है, राइट। तो ये जो 4 प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है एल टी फूड्स, KRBL, कोहिनूर और पतंजलि। और इनका 90% मार्केट शेयर है और बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप एक FMCG कंपनी की बात कर रहे हो जहाँ पे 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, या FMCG सेक्टर की बात कर रहे हो जहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ब्रांड जो इन कंपनीज ने पिछले 30, 40, 70 सालों में बनाया है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है इन कंपनीज़ का। तो कोई भी नया प्लेयर आके इन इनकम्बेंट्स को हिला नहीं सकता। दूसरी बात ये भी है कि ये कंपनीज एक दूसरे से जब मार्केट शेयर लेते हैं तो वो 1 से 2% से ज़्यादा नहीं होता। ये काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है, राइट। और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी छोटा है, काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है। तो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी ये कंपनीज नहीं ले पा रहे क्योंकि 4 ब्रांड्स हैं जो काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है, राइट। दूसरी जो बात है यहाँ पे वो है बासमती राइस ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट नहीं है। ये काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, कई सालों से लोग बासमती चावल खा रहे हैं, राइट। ये एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट है, ये एक कमोडिटी है जिसको इन कंपनीज ने ब्रांड्स बनाया है और इसको एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट बनाया है, राइट। तो ऐसा कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं है कि आके मार्केट शेयर या ये मार्केट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन काइंड ऑफ एक इन कंपनीज़ का। तो ये हाईली पेनिट्रेटेड मार्केट है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और एक दूसरे से मार्केट शेयर लेना काफ़ी डिफिकल्ट होता है इन प्लेयर्स के लिए, राइट। तो डोमेस्टिक मार्केट जो है बासमती चावल की वो करीबन 8% से ग्रो कर रही है 7-10 साल, राइट। यहाँ पर हम 25% का ग्रोथ देख रहे हो। 8 और 25 में बहुत बड़ा डेल्टा है, राइट। और ये जो 8% भी जो आ रहा है वो बेसिकली आपका होरेका सेगमेंट से आ रहा है, जैसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स, राइट। ये फूड ऑर्डरिंग एप्स के वजह से आपका जो बिरयानी है ये सबसे फास्ट मूविंग आइटम बन चुका है। ये एक तरह से फास्ट फूड बन चुका है, राइट। तो जितनी ज़्यादा बिरयानी की खपत होगी उतना ज़्यादा बासमती चावल इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। और बिरयानी की खपत मुझे लगता है होते ही जाएगी एज वी गो हेड, राइट। तो करीबन ये 8% का जो ग्रोथ है डोमेस्टिक मार्केट में वो बेसिकली रेस्टोरेंट से आ रहा है, जो काफ़ी क्लियर कट दिख रहा है। बल्क सेल्स या फिर B2B सेल्स कंपनी भी ज़्यादा कर रही है। करीबन 22% जो सेल्स हो रहे हैं इस कंपनी में अभी वो करीबन B2B सेगमेंट से हो रहे हैं। B2C करीबन 78% हो रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है बट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, राइट। बट मेन चीज़ ये है कि एल टी फूड्स का जो डोमेस्टिक मार्केट या फिर इंडियन मार्केट से जो रेवेन्यू एट्रीब्यूट होता है वो सिर्फ 30% है, राइट। 70% तो ये एक्सपोर्ट करती है, राइट। तो कंपनी जो इंडियन बासमती चावल जो यहाँ पे उगता है वो करीबन 10 मिलियन टन तक का बासमती चावल उगता है और उसमें से करीबन 50% जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, right? So India is the largest producer of basmati rice in the world with 77% kind of market share or production capacity, obviously followed by Pakistan, right? और ये 77% में से जो भी है वो 50% एक तरह से एक्सपोर्ट हो जाता है। और एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है? ये मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। 70% ऑफ द एक्सपोर्ट्स दैट गो आउट ऑफ इंडिया गो टू द मिडिल ईस्ट, राइट। कंट्रीज लाइक ईरान, सऊदी, कुवैत, लेबनान, राइट। बट मिडिल ईस्ट में
LT फूड्स का एक जो बहुत फेमस कंपटीटर है KRBL, वो काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है और वो वहाँ पे कुंडी लगा के बैठा है और LT फूड्स को वहाँ पे पेनिट्रेट करने नहीं दे रहा है। तो LT फूड्स ऑब्वियसली दूसरे कंट्रीज़ में जाके पेनिट्रेट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे US, UK, यूरोपियन यूनियन। तो फॉर एग्जांपल US में इनका रॉयल नाम का एक ब्रांड है जो करीबन 50% मार्केट शेयर ऑलरेडी ले चुका है। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, वियतनाम, ये सब न्यू कंट्रीज़ अराउंड 80-85 कंट्रीज़ को टारगेट कर रही है और कहीं ना कहीं जो मेजर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा इसका मार्केट शेयर है ऑलरेडी, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोर्ट मार्केट भी करीबन 15% से ही ग्रो हो रहा है और आप 25% ग्रोथ की अपेक्षा करके बैठे हैं, तो डेल्टा यहाँ पे कहीं ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। 70% अगर एक्सपोर्ट्स भी हो रहा है, बट एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग ओनली बाय 15%, तो 25 और 15 में काफ़ी डेल्टा है। तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ये कंपनी 25% सेल्स ग्रोथ अगले 2 से 3 साल तक कर पाएगी। तीसरे ट्रिगर की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो नॉर्मली FMCG कंपनीज़ अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा होता है। तो ये भी कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, आपका रेडी टू मेड फूड और जो भी हेल्दी लिविंग का जो भी ऑर्गेनिक खाना है, वो सब अपने डिस्ट्रीब्यूशन में क्रॉस सेल या फिर अपसेल करके अपने एंड कस्टमर्स को बेचने की कोशिश कर रही है। बट अभी तक उनको उस तरह का सक्सेस नहीं मिला है जिससे हम कह सकें कि 25% ग्रोथ और द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ 25% वुड कम फ्रॉम द थर्ड काइंड ऑफ ट्रिगर, राइट। तो मुझे नहीं लग रहा है, मोटा मोटी ये बात है, मुझे नहीं लग रहा है कि अगले 2 से 3 साल तक कंपनी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पे 25% दे पाएगी, राइट। तो ये बात रही सेल्स ग्रोथ की। नाउ वील टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी अगेन पिछले 4 क्वार्टर्स की करीबन 16% है और पिछले 3 साल की करीबन 30% है, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी मुझे लगता है वुड बी बेटर देन सेल्स ग्रोथ, क्योंकि जब आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हो, राइट, काफ़ी सेक्युलर और स्ट्रक्चरल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसमें कोई सिक्लिकलिटी नहीं है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सिक्लिकलिटी नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि कंपनी इज़ सक्सेसफुली पासिंग ऑन द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स टू इट्स एंड कस्टमर्स। तो इसका रॉ मटेरियल जो है वो चावल है, जो करीबन 85-90% का कॉस्ट स्ट्रक्चर का हिस्सा बनता है, राइट। तो ये कंपनी काफ़ी सक्सेसफुली अपने इंक्रीज़ इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, जो भी सीजनैलिटी होती है राइस का, वो फैक्टर इन करके वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर रही है, जिसकी वजह से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 से 13% के बीच में फ्लक्चुएट करता है, जो एक सिक्लिकल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। और ये काफ़ी क्लियर हो जाता है कि कंपनी में प्राइसिंग पावर है, राइट। क्या कंपनी एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रही है? नहीं, बट इसका डिफरेंशिएशन इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सॉलिड है और ये एक फेमस ब्रांड है, पिछले 70 साल से कहीं ना कहीं मार्केट में है, राइट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। ये FMCG जो कंपनीज होते हैं जैसे नेस्ले या ब्रिटानिया या इमामी, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26%, 22% होता है, राइट। इसका करीबन 10 से 13% है। तो ये फुल फ्लेज्ड एक FMCG कंपनी नहीं है। ये प्रोडक्ट एक कमोडिटाइज प्रोडक्ट है जिसको ब्रांड बना के बेचा जा रहा है, एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट है, दिस इज़ नॉट अ स्टेपल। हम रोज़ बासमती चावल नहीं खाते, बट नॉर्मली जब बाहर जाते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि जो भी हम खाए वो बासमती चावल में खाए, राइट। दिस इज़ नॉट अ स्टेपल प्रोडक्ट, दिस इज़ अ डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट। सो द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स विल ओनली वर्क इफ़ देर इज़ इनफ स्केल इन द बिजनेस। मतलब ये 80 कंट्रीज़ की जगह 160 कंट्रीज़ को अगर बेचना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जितना ज़्यादा स्केल आए उतना ज़्यादा बिजनेस एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी पे आगे जाएगा, राइट। दूसरा, जब आप देखें बात, अगर आप इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी बात देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन करीबन 8% है। मैं नॉर्मली कट ऑफ रखता हूँ 9% नेट प्रॉफिटेबिलिटी पर, बट ये करीबन 8% है, 6 to 8% रहता है, राइट। इस कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह काफ़ी कम है, ये कंपनी ने काफ़ी डेट वगैरह कुछ नहीं लिया है, राइट। डेप्रिसिएशन काफ़ी लिमिटेड है, 153 करोड़ का, ये कुछ ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं है, काफ़ी एसेट लाइट मॉडल है। अगर आप फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट का रेशियो देखेंगे तो करीबन 20% का है। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी ऐसे कुछ किक इन नहीं होने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो P&L देख के तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, राइट। ऑब्वियसली आपका 23-24% FMCG कंपनीज वाला मार्जिन तो नहीं है, पर 13 to 15%, 13 मैक्स, मुझे लगता है 15% भी नहीं होगा, 13% टाइप्स मार्जिन है इनका, राइट। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पे आई थिंक द कंपनी वुड डू बेटर देन कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। मुझे लगता है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में 14-15% करेगी, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पे करीबन 18 से 20% करेगी, बट 25% तो नहीं करेगी। ये काफ़ी क्लियर कट दिख के आता है, राइट। कमिंग टू रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड,
आई थिंक 18 से ज़्यादा, 18 से 20 में रिटर्न ऑफ कैपिटल जो भी रहेगा, विच आई थिंक इज़ 18 से 20% से ज़्यादा रिटर्न ऑफ कैपिटल जो भी रहेगा, विच आई थिंक इज़ अ डिसेंट रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE जो होता है वो बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक होता है। इसका मतलब जब ये 18% या 15% या 14% मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, 5 साल का ही लेते चलो 14%, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अगर 100 रुपये बिजनेस में लगाए हैं तो उसको 14 रुपये का या 14% का प्रॉफिट हुआ है। उस 14 रुपये के प्रॉफिट के साथ कंपनी ने किया क्या है? 2 चीज़ें कर सकती है। एक, कंपनी डिविडेंड दे सकती है, राइट। दूसरा, कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकती है, राइट। तो अगर आप री इन्वेस्टमेंट रेशियो देखोगे तो करीबन 69% है, राइट। तो करीबन 70% कंपनी ने फिर से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट किया है। मतलब अगर 14 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो करीबन 10 रुपये फिर से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट किया है, और बाकी कुछ थोड़ा पैसा डिविडेंड में लगा दिया है, डिविडेंड में दे दिया इन्वेस्टर्स को, और कुछ रिजर्व्स में रखा है, राइट। तो ROCE पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसेंट है, कुछ ऐसा ख़राब नहीं है नंबर, करीबन 15% का ROCE है, राइट। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक पे मुझे लगता है ये डिसेंट है। रिटर्न ऑफ इक्विटी अगर देखोगे तो वही 17-18% का रिटर्न ऑफ इक्विटी है। काफ़ी सस्टेनेबल है ये। अगर किसी इक्विटी होल्डर ने इस कंपनी में पैसा लगाया है तो उसको करीबन 16 से 17 रुपये तक का प्रॉफिट साल दर साल हुआ है। ये काफ़ी क्लियर कट दिख के आ रहा है, राइट। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अगर इसका सेल्स ग्रोथ देखोगे पिछले 5 साल का और ROCE देखोगे पिछले 5 साल का, राइट, तो कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेनेबल लग रहा है। करीबन 15% से ये ग्रो हो रहा है और करीबन 14% से पैसा कंपनी में आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये है कि कंपनी को कभी किसी डेट की या एक्सटर्नल डेट या फिर इक्विटी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैपिटल की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, राइट। इसलिए अगर आप बैलेंस शीट भी अगर आप देखने जाओ तो डेट जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इनका डेट भी जो है ये पूरा कम होता आया है, राइट। कुछ ऐसा डेट ज़्यादा है नहीं कंपनी में। आपका शॉर्ट टर्म डेट भी जो है, वर्किंग कैपिटल रिलेटेड डेट भी जो है वो कम होता आया है, राइट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर देखोगे तो 12.5 का है। और क्या चाहिए आपको? बैलेंस शीट इतना क्लीन है, इतना क्लियर है, राइट। कंपनी ने इक्विटी भी डाइल्यूट नहीं किया है, राइट। अगर आप देखोगे टोटल शेयर्स में इट हैज़ बीन मोस्टली कांस्टेंट फॉर द लास्ट 3 to 4 years। 36 करोड़ शेयर्स है इसके, राइट। पिछले साल जनवरी में इन लोग ने एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जिससे आई थिंक 34 to 36 हुआ है ये, राइट। बट इक्विटी डाइल्यूट भी कंपनी नहीं किया। इससे ये समझ में आता है कि द कंपनी, whatever the growth company has given, it is self-funded, it is being funded with its own balance sheet, और इसको external sources of funding की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं है, राइट। तो रिटर्न रेशियोज काफ़ी डिसेंट लगते हैं, इंप्रेसिव नहीं, डिसेंट लगते हैं, राइट। कंपनी में रिस्क या फिर थ्रेट जो है वो काफ़ी बेसिक से थ्रेट्स दिख रहे हैं। आपका चावल जो होता है वो सिक्लिकल होता है, या सिक्लिकल नहीं, सीजनल होता है, राइट। तो वहाँ पे अगर कुछ बारिश आती है या फिर फ्लड्स आते हैं या फिर ड्रॉट होता है तो बहुत सारी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। तो वहाँ पे कुछ एक बेसिक सा थ्रेट है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट थ्रेट है इस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि इसके 70% एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क थोड़ा यहाँ पे मैटर करता है। तो फॉर एग्जांपल वो रेड सी इवेंट हो गया था जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो भी कंपनीज जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके बढ़ गए थे। तो 1 से 2% हिट हो जाता है कभी कभी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की, अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट कहीं पे हो जाए तो, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 25% तो नहीं आने वाला, बट रिटर्न रेशियोज काफ़ी डिसेंट है। FMCG कंपनी है, इस पे रिसेंटली काफ़ी FIIs और DIIs ने खरीदी की है, राइट। अगर आप देखोगे FIIs का परसेंटेज भी बढ़ा है, DIIs का परसेंटेज बढ़ा है। पब्लिक ने बेचा है, मुझे पता नहीं क्यों पब्लिक ने बेचा है, बट पब्लिक ने बेचा है स्टॉक, राइट। नॉर्मली इनका जो पी जो है वो करीबन 33, इंडस्ट्री पी अराउंड 33 है, बट कंपनी 21 की पी पे ट्रेड कर रही है। मुझे नहीं लगता कि महंगी भी है। PEG भी 0.6 है। नॉर्मली 1 के नीचे जो भी PEG होता है, स्पेशली FMCG कंपनीज का, वो मुझे लगता है कि काफ़ी सस्ते कंपनीज होते हैं, राइट। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट LT फूड्स, राइट। मैं नॉर्मली उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ जिनका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 25% से ज़्यादा हो। ये एक फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, राइट। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशंस भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, राइट। बट फिर भी मैं इससे एक दूरी मेंटेन करूँगा, राइट। आई होप यू लाइक द एनालिसिस फॉर LT फूड्स। This is no recommendation for any investment. Please do your own analysis before you invest.